नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च से रिलेटेड नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग करिकुलम में जैसे अदर सब्जेक्ट है वैसे ही नर्सिंग रिसर्च के सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिसर्च होती क्या है, नर्सिंग के पर्सपेक्टिव में रिसर्च का मतलब क्या है। जैसे हमारे करिकुलम में अदर सब्जेक्ट्स है वैसे ही रिसर्च को हमारे करिकुलम में शामिल किया गया है। और रिसर्च को पढ़ाने का जो मेन कारण है वो है नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के अंदर रिसर्च को लेकर के एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करना। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ब्रीफ रहेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जो डिटेल्ड चीजें हैं रिसर्च के करिकुलम में जो भी चीजें दी गई हैं वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही लिमिटेड रहेगा, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च क्या होती है उसके बारे में। एंड दूसरा हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वेरी बेसिक डिस्क्रिप्शन से। ये हम लोगों को पता है कि रिसर्च जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। रिसर्च दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से डियर? री एंड सर्च। वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम लोग सब पढ़ते आए हैं और इसमें ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। तो इसको हम ब्रीफ में लेते हुए आगे चलेंगे। री का मतलब होता है अगेन, फिर से। और सर्च का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट, टू लुक आउट और टू इन्वेस्टिगेट। खोज करना, देखना, पहचानना, पाना, ठीक है, खोजना। कुल मिलाकर के इसका जो सार निकल के आता है वो क्या आता है डियर? खोजना, टू फाइंड आउट। अगेन, जो मैटर, जो इंफॉर्मेशन करंटली हमारे पास है। अगेन का मतलब क्या हो गया डियर? अवेलेबल इंफॉर्मेशन को दोबारा से लुकआउट करना, दोबारा से देखना। इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन मतलब जो भी अभी हमारे पास टेक्स्ट बुक के रूप में या जर्नल्स के रूप में या बुक्स के रूप में जो भी नॉलेज मौजूद है उस नॉलेज को रिव्यू करना। अब हम ये नॉलेज रिव्यू क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम इस नॉलेज में अगर कुछ ऐड करना हो, अगर इस नॉलेज में हमें कुछ ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकें। दूसरा, अगर इसमें से कुछ आउटडेटेड चीजें, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं, आउटडेटेड चीजों को अगर हमें हमारे इंफॉर्मेशन से बाहर निकालना हो, जिनकी अब हमको जरूरत नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं डियर? रिसर्च कर सकते हैं। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना, लुकआउट करना, अगेन क्यों हम करना चाहते हैं? ताकि उसमें हम कुछ नया जोड़ सकें और कुछ पुराना हम उसमें से निकाल सकें, ताकि हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो कैसी रहे डियर? अप टू डेट। कैसी रहे? अप टू डेट। अप टू डेट रहे। और कैसी रहे डियर? रिफाइन रहे। और कैसी रहे डियर? एक्यूरेट रहे, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो सकता है हमारे पास जो अभी करंटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हों, क्योंकि साइंस जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जितनी भी नॉलेज हमारे पास अभी तक डिस्कवर हुई है उनमें से कुछ तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और कुछ थ्योरी बेस्ड है। तो जहां पर चीजें थ्योरी पर आ जाती हैं, उन थ्योरीज को भी हम साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं हालांकि, ठीक है, और वही वो हम रिसर्च के माध्यम से करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें जिनको अभी तक हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए, हो सकता है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हो या मेथड्स नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में या करंट टाइम में हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों जिसके द्वारा हम करंट एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन कर सकें या वैलिडेट कर सकें। मतलब जो हमारे पास थ्योरी अवेलेबल है, जिसके लिए हमारे पास अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, अगर हमारे पास इस तरीके की टेक्निक्स हैं कि हम उसके लिए साइंटिफिक एविडेंस दे सकें तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज को रिफाइन करने के लिए, उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक्स है तो उसको दूर करने के लिए, उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, नॉलेज को अप टू डेट करने के लिए हम क्या करते हैं डियर? रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च है क्या है? रिसर्च लिटरली मीन्स टू सर्च अगेन और टू इन्वेस्टिगेट थॉरोली। टू सर्च अगेन, दोबारा से देखना। जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी को हम देख रहे हैं दोबारा से, कहीं उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है या कहीं उसमें कुछ ओल्ड आउटडेटेड चीजें रिमूव की जा सकती हैं, ताकि हमारे पास जो नॉलेज बैंक बचा रहे वो अप टू डेट रहे। ठीक है डियर,
तो चलिए इस बेसिक कंसेप्ट के साथ, बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। सो इन दिस स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च क्या है, इस डेफिनेशन को मैंने ब्रेक किया है, छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में मैंने ब्रेक किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, आपके अटेंशन को बूस्ट करने के लिए इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक किया। तो बात करते हैं, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। आगे बढ़ने से पहले हम इन तीनों का मतलब समझेंगे कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक, जब भी कोई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप की जाती हो, जिसके लिए हमारे पास एक फिक्स पैटर्न हो, अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो कहलाती है सिस्टमैटिक। इन रिसर्च द प्रोसेस फॉलोज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और मेथड। क्या करती है डियर, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और मेथड को फॉलो करती है। एग्जांपल में मैंने लिखा आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, इसको मैं और क्लेरिफाई कर देता हूं डियर। यस, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। कौन कौन सी स्टेप्स हैं? आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कंटेंट अवेलेबल है इस वर्ल्ड में उनको हम सर्च करेंगे, और जो हमारे लिए एक्सेसिबल है। हम सभी कंटेंट को सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। अब एक्सेसिबल का मतलब क्या है, जिन तक हमारी अप्रोच नहीं है वो हमारे लिए कैसे नॉन एक्सेसिबल, और जिन तक हम अप्रोच बना सकते हैं, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई, उसमें जो बुक्स है वो हमारे लिए एक्सेसिबल है। इसके अलावा हमारे सराउंडिंग्स के कॉलेज हो गए या टीचर्स हो गए, वो हमारे लिए क्या हो गए, एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल जो भी नॉलेज है, जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, उसको हम पढ़ेंगे, उसमें से हम पॉइंट निकालेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज द प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, तो फाइंड आउट करने से पहले हम उनके बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, इमेजिनरी डिफाइन करते हैं। उनके बीच का एक रिलेशनशिप इमेजिनरी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने रिसर्चेज, अगर आप लोग फोर्थ ईयर पास कर चुके हो, और अगर नहीं किए हैं तो आपके ये आने वाला है, लेकिन अगर आप लोग कर चुके हो तो आपने थीसिस प्रोजेक्ट पर किया होगा। उसमें आपने देखा होगा कि हम एक वेरिएबल्स का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल्स पर चेक करते हैं। जैसे आपने किया स्टडी टू स्टडी to assess the effectiveness of STP structured teaching program on knowledge regarding tuberculosis। तो यहाँ पर हम क्या चेक करें डियर, इफेक्टिवनेस ऑफ STP structured teaching program on knowledge। तो knowledge एक वेरिएबल्स हो गया, STP एक वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, उनके बीच का एक प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप। STP इज इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द नॉलेज, STP इज नॉट इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द नॉलेज। ये दो प्रकार के रिलेशनशिप हमने निकाले। या तो STP इफेक्टिव रहेगा, स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम जो हमने बनाया है बच्चों की नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, या तो वो इफेक्टिव रहेगा या फिर नॉन इफेक्टिव रहेगा। तो ये दो प्रकार के रिलेशनशिप हमने इमेजिनरी डिफाइन किए। ठीक है, वो हो गया आपका हाइपोथेसिस। अब ये जो इमेजिनरी हमने डिफाइन किए हैं रिलेशनशिप, इनको हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या STP नॉलेज को इंप्रूव करने में इफेक्टिव है या नहीं है। इसको हम स्टैटिस्टिकली डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। इंटरप्रिटेशन करने के बाद कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, समरी, सारांश, जिसको अपन कहेंगे रिपोर्ट एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स एंड मेक रिकमेंडेशंस एंड सजेशन फर्दर रिसर्च। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको सिस्टमैटिक कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं इसको, सिस्टमैटिक। द प्रोसेस फॉलोज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ मेथड। सिस्टमैटिक का मतलब समझ में आ गया डियर आपके। दूसरा है साइंटिफिक, इट इन्वॉल्व्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग। हम यहाँ पर अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं कि ये चीजें इसके साथ हुई थी और उसकी वजह से ये इफेक्ट आया। जैसे हैंड वॉशिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है कि पहले एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाने के लिए, जब आप एक पेशेंट को अटेंड करते हो और उसके बाद दूसरे पेशेंट को अटेंड करते हो, तो वहां पे आपको कहा जाता है कि आप हैंड वॉशिंग कीजिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है कि हम साबुन और पानी से हाथ धोएं,
उसमें हमारा टाइम भी जाता है और नर्सेज के पास वर्कलोड इतना होता है कि वो उस काम को नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करेंगे डियर, एक नई टेक्निक हमने निकाल दी, क्या, सैनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। इजी है यूज करना, आपको बस थोड़ा सा अपने हाथों पे लेना और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और साबुन और पानी, ठीक है, सोप एंड वाटर की बजाय ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया है, चेक किया, ऑब्जर्व किया है कि सोप और वाटर के बजाय अगर हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हैंड वॉश करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने में ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। साइंटिफिक समझ में आ गया। तीसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसके पर्सनल बायस काम नहीं करते, ठीक है, कि मैं अपनी तरफ से कोई भी मेरी जो थिंकिंग है, थॉट है, वो मैं अपना जो भी मैंने फाइंड आउट किया, रिसर्च किया, उसमें मैं लगा दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है, उसमें आपके थॉट को इम्प्लाई करने का, अप्लाई करने का कोई मौका नहीं है। आप वही कहोगे जो आपको मिला है, आप वही कहोगे जो आपको रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आ गया। द रिसर्चर अवॉइड्स पर्सनल फीलिंग्स और बिलीव्स एंड रिलाइज ऑन फैक्चुअल डेटा। किस पे कर रहा है डियर, फैक्चुअल डेटा पर रिलाई कर रहा है, ठीक है। फैक्चुअल डेटा पर रिलाई कर रहा है, एविडेंस पर रिलाई कर रहा है। द फोकस इज ऑन व्हाट द डेटा शोज एंड नॉट व्हाट द रिसर्चर वांट टू फाइंड। फोकस किस पर रहता है, द डेटा शोज, जो आपको डेटा मिला है वो क्या कहता है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो क्या कहता है, उस डेटा के आधार पर आपका रिजल्ट बेस रहेगा, नॉट व्हाट द रिसर्चर वांट टू फाइंड। रिसर्चर क्या पाना चाहता है उस पर बेस्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो फैक्चुअल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। तो तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया डियर। इट इज ए सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे डियर। व्हाट इज इन्वेस्टिगेटिंग, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड फॉर्मिंग रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोथेसिस बिल्ड करेंगे। अब ये सारी चीजें आपको हो सकता है नई नई लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर्स आपके सामने आते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डेटा। जब हमने हाइपोथेसिस फॉर्म कर ली, हमको पता चल गया कि हमको किस चीज के बारे में रिसर्च करनी है, तो हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डेटा को कलेक्ट करना। दिस कैन बी डन थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च मेथड। ये चीज भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा में पढ़ेंगे, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है। देखिए रिसर्च जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप अगर करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। मैं चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ा दूं यहाँ पर, लेकिन आप मेरे उन वर्ड्स को तभी कैच कर पाओगे जब आपने अगर एक्चुअल में रिसर्च की है, आपको अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पता है, आपको अगर रिसर्च के स्टेप्स के बारे में पता है कि रिसर्च जब हम करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है। हो सकता है जो नए स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ये वर्ड्स समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप लगातार बने रहे, हर लेक्चर पर बने रहे, कंटिन्यूस सीरीज जो लेक्चर्स की आपके सामने आने वाली है उसमें अगर आप बने रहे तो यकीन मानिए कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और रिसर्च रिलेटेड आपका जो एक डर है माइंड में वो निकल जाएगा, ठीक है। रिसर्च एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं, जितना आप करोगे उतना ही आप सीखोगे। ये जितनी भी टर्म्स है, हम हवा में कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक ये टर्म्स हमारे माइंड में सेट नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैं जितना समझा रहा हूं उतना आप समझ पाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो चीज मिले जो कि आपको मिलनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक लास्ट स्लाइड में, ठीक है, और अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक
का जो क्यूआर कोड है वो आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो को पॉज करके उन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली मेरे पेज और टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है डियर। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपका काम क्या रहेगा? एनालाइजिंग डेटा। रिसर्चर यूज स्टैटिस्टिकल टूल और क्वालिटेटिव मेथड्स टू मेक सेंस ऑफ डेटा एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? एनालिसिस करोगे ताकि उससे कुछ आपको वैल्यूएबल रिजल्ट मिले। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग डेटा। द स्टेप इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन। आपने डेटा का एनालिसिस कर लिया, ठीक है, कि कौन सा डेटा बड़ा है। जैसे आपके अगर पार्ट्स हैं डेटा के अंदर, टूल के अंदर अगर पार्ट्स है तो किस पार्ट्स में आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिला, किस पार्ट्स में आपको कम रिजल्ट्स मिला। ठीक है, कौन सा ग्रुप ज्यादा इफेक्टिव रहा था लर्निंग के लिए और कौन सा ग्रुप कम इफेक्टिव रहा था लर्निंग के लिए। तो ये सारी चीजें हमने एनालिसिस कर ली। एनालिसिस करने के बाद इसका होगा इंटरप्रिटेशन, कि आपको जो रिजल्ट्स मिले उससे आपके सामने क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकायदा मैं स्लाइड पर लेकर के आऊंगा इंटरप्रेटिंग डेटा जब हम हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स आते जाएंगे। This step involves drawing conclusions, relating findings to the original questions or theory, and discussing implications or recommendations. स्लाइड पे जो कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एज वेल एज जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, जब तक आपके सामने डेटा नहीं होता तब तक आपके माइंड में चीजें नहीं जाती। तो ये जो डेटा है आपके लिए एज ए नोट्स का काम करेगा। ठीक है डियर। चलिए, तो अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे रिसर्च की। तो रिसर्च का जो पहला पार्ट है वही अभी तक हमारे सामने आया है। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। समझ में आ गया तीनों का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। ये हम काम क्यों कर रहे हैं? टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, सॉल्व प्रॉब्लम्स और वैलिडेट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। नई नॉलेज डेवलप करने के लिए, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि रिसर्च का मतलब दो, जो रिसर्च वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, री एंड सर्च। तो री का मतलब हो गया अगेन एंड सर्च का मतलब हो गया टू लुक इनटू और टू फाइंड आउट। ठीक है, और टू डिस्कवर। तो ये हम काम क्यों कर रहे हैं? न्यू नॉलेज को ऐड करने के लिए। एग्जिस्टिंग नॉलेज में अगर आपको कुछ नया ऐड करना हो उसके लिए कर सकते हैं, या फिर कुछ आपको नया डिस्कवर करना हो उसके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और तीसरा है वैलिडेट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसको वैलिडेट करने के लिए, कि जो इंफॉर्मेशन करंटली हमारे पास मौजूद है क्या वो सही है या गलत है। तो उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करने के लिए भी हम रिसर्च का यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर। अब हम बात करते हैं नर्सिंग के पर्सपेक्टिव में इसका मतलब क्या। रिसर्च का एक जनरल मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिसर्च होता क्या है। इट इज ए सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग and interpreting data to discover new knowledge, to solve problem and to validate existing information. अब हम बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च क्या होती है डियर। तो नर्सिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक इंक्वायरी, वही बात आ गई, डिजाइन टू डेवलप नॉलेज अबाउट इश्यू ऑफ इंपॉर्टेंस, डिजाइन टू डेवलप। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च क्यों की जाती है? डिजाइन टू डेवलप न्यू नॉलेज। डेवलप नॉलेज, वही कंसेप्ट आ गया जो हमने लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा था। अब यहां पर जो नॉलेज की बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी डियर? नर्सिंग के कंटेक्स्ट से रिलेटेड होगी, अबाउट इश्यूज ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। अब नर्सिंग प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे तीन एस्पेक्ट की बात हमेशा होती है डियर, ध्यान रखना। कभी भी जब हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करेंगे, नर्सिंग प्रोफेशन, जब हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहां पे तीन कंटेक्स्ट में बात होती है। पहला है प्रैक्टिस। हॉस्पिटल का काम हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम है। हॉस्पिटल में जो हम पेशेंट को जाकर के केयर देते हैं, नर्सिंग केयर, वही क्या हो गया हमारे डियर? प्रैक्टिस। तो ये हो गया हमारे, हमने और वर्ड लिख दिया यहाँ पर एक, नर्सिंग केयर। तो हॉस्पिटल में अगर आप पेशेंट की देखभाल कर रहे हो, पहला और इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी वाला काम हो गया हमारा नर्सिंग का। दूसरा हो गया डियर एजुकेशन। हम नर्सिंग के अंदर जो उसका बॉडी ऑफ नॉलेज है किस तरीके से डेवलप करें, हम ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स डेवलप करें जिससे स्टूडेंट के अंदर एक इफेक्टिव लर्निंग हो, स्टूडेंट का अटेंडेंस मेंटेन रहे क्लास के अंदर। ठीक है, हम किन किन चीजों को लेकर के रिसर्च कर सकते हैं?
कोई ऐसा टॉपिक डेवलप करें, कोई ऐसा एबीएड्स डेवलप करें जिससे बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग हो। हम ये पता कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कम प्रेजेंट हैं, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, तो उनके अटेंडेंस शॉर्ट होने का कारण क्या है, इसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के अटेंडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम रिसर्च कर सकते हैं। टीचर्स की लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए हम रिसर्च कर सकते हैं। तो नर्सिंग एजुकेशन दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट है प्रैक्टिस, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा जो कि ग्रोइंग पार्ट है नर्सिंग का, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर। ठीक है, नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। नर्सिंग इज ए प्रोफेशन, लेकिन अभी भी इंडिया में हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक पूरी तरीके से पहुंचे नहीं है। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हमको क्या नहीं है डियर, ऑटोनॉमी नहीं है। क्या नहीं है डियर, ऑटोनॉमी नहीं है। वी आर स्टिल टेकिंग ऑर्डर्स, हम अभी तक डॉक्टर्स के ऑर्डर्स ले रहे हैं, उनके बताए हुए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से पेशेंट को कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको पेशेंट को कुछ प्रिस्क्राइब करना है तो उसके लिए आपके पास लीगल पावर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑटोनॉमी की तरफ, ऑटोनॉमी के लिए हम लैग कर रहे हैं, और इसी वजह से हम इंडिया के अंदर नहीं कह सकते कि नर्सिंग इज ए प्रोफेशन। तो हम अब इंडिया के अंदर ऑटोनॉमी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं। नर्सेज अभी तक ऑर्डर लेने वाली बनी है, हम चाहते हैं कि आप ऑर्डर दें, मतलब एक वार्ड को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, पेशेंट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, स्टाफ को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, उसके बारे में बेसिक नॉलेज डेवलप करना, वो काम किसका है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैनेजेरियल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। देखिए, एजुकेशन में आपने टीचर्स डेवलप कर दिए, प्रोफेसर्स तैयार कर दिया आपने स्टूडेंट्स के लिए, एबीएड्स प्रोटोकॉल्स तैयार कर दिए। प्रैक्टिस में आपने नर्सिंग केयर किस तरीके से की जानी चाहिए, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तैयार कर दी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अदर टू एस्पेक्ट। इसलिए हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट तैयार करना चाहते हैं, जो नए नर्सिंग प्रोफेशनल्स निकल के आने वाले हैं और जो जज आ चुके हैं, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स प्रॉपर हो, ताकि अगर उनको कभी मौका मिले वार्ड को मैनेज करने का और स्टाफ को मैनेज करने का, जो कि मिलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की वजह से हम अपने प्रॉपर पोटेंशियल को शो नहीं कर पाते, हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है तो आपका स्टाफ भी हैप्पीली वर्क करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो कई सारी चीज़ आती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे सुपरविजन वगैरह है। ठीक है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कई सारी चीज़ें हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लेक्चर्स हैं वो आप विनायक नर्सिंग एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने डाले हुए हैं, और मेरे नाम से है, मेरे द्वारा जो है प्रिपेयर है। तो विनायक नर्सिंग एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जाकर के सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ईएसआईसी की, चाहे रेलवे की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि जो एम्स है वो रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को प्रॉपर वेटेज दे रहा है अपनी हर एग्जाम में। इसलिए अगर आप नॉर्सेट एस्पिरेंट हैं और नॉर्सेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो इन चैनल्स के साथ बने रहिए। ठीक है, विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऐप पर आपको 5 लेक्चर्स के अंदर पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसको कवर किया गया है, टर्मिनोलॉजी एस्पेक्ट को कवर किया गया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर उसमें की गई हैं। तो 5 लेक्चर हैं, अगर आप वो आप देखोगे तो श्योर आपको उससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। जब भी हम बात करेंगे नर्सिंग की, 3 चीज़ों की बात करेंगे, नर्सिंग प्रैक्टिस की बात होगी, दूसरी बात होगी नर्सिंग एजुकेशन की, और तीसरी बात होगी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये एक डेफिनेशन है। अगर हमको डेफिनेशन समझ में आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट के अंदर के कंसेप्ट को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है डियर, तो कुल मिलाकर के रिसर्च के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी स्टेप्स जो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ी थी, कि फाइंडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा,
इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पूरी सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि रिसर्च का मतलब हमको समझ में आ गया नई नॉलेज डेवलप करना। अब नई नॉलेज कब डेवलप होगी, जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है। और मेहनत करने के लिए हमको उन स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको एक आइडिया होना चाहिए ना कि कैसे चलना चाहिए। हम मेहनत करने के लिए भी तैयार है, हमको पता है कि हम रिसर्च करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि चलना कैसे है। तो चलने के लिए आपको वो चलना सिखाने के लिए रिसर्च सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, ताकि आपके पास एक बेसिक मेथोडोलॉजी का कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाए। ठीक है डियर, तो रिसर्च समझ में आ गया। एग्जांपल क्या है, स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ ए न्यू ड्रग ऑन ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ये एक एग्जांपल है कि अगर आप कोई नई ड्रग इजाद की है और आप स्टडी करना चाहते हो कि जो नई ड्रग मार्केट में आई है उसका ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है, तो ये चीजें हम कैसे पॉसिबल है, रिसर्च के माध्यम से पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। तो बात करते हैं कि नेसेसरी क्यों है। फर्स्ट इज इम्प्रूव्स पेशेंट केयर। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें, अब तो बस यहाँ पे ब्रीफ होने वाला है कि हमारे पास जो टेक्निक्स है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोप एंड वाटर, साबुन और पानी, एंड एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, सोप एंड वाटर यूज कर रहे थे बार बार हैंड वॉशिंग के लिए, लेकिन अब हमारे पास क्या है, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स है, जो कि हमें इफेक्टिव वे प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमको एक बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। तो क्या पेशेंट की केयर इंप्रूव होगी या नहीं होगी, इससे श्योर होगी, क्योंकि आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। कंपेयर करने में कौन सी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी पेशेंट के पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो उसमें हमको रिसर्च हेल्प करेगी। एनहांसेस पेशेंट सेफ्टी, सेटिस्फेक्शन एंड रिकवरी। पेशेंट की सेफ्टी, जैसे कि अपन में बात की थी, सेटिस्फेक्शन, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और रिकवरी भी फास्ट होगी। एनकरेजेज स्टूडेंट टू क्वेश्चन अबाउट आउटडेटेड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट न्यू साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स। आउटडेटेड प्रैक्टिस को हटाने के लिए और जो न्यू साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स है उनको अडॉप्ट करने का जो माइंडसेट तैयार होगा, वो किसकी वजह से तैयार होगा डियर, रिसर्च की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हम थ्योरी या बायस्ड थिंकिंग या कल्पना, इमेजिनेशन पे काम करने के बजाय हम उन मेथड्स को फॉलो करें जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आपको जो एविडेंस मिले हैं पेशेंट की केयर को लेकर के कि कौन सा टेक्निक्स बेस्ट रहेगी पेशेंट की पर्टिकुलर केयर के लिए। ठीक है, जैसे बेड सोर केयर है, तो अगर आप बेड सोर प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पेशेंट की पोजीशन टू आर्ली चेंज करोगे। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आए, जब आपने रिसर्च की कि पेशेंट अगर लंबे समय तक बेड रिडन है तो उसके अंदर बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, पेशेंट को टू आवर्ली पोजीशन चेंज करने का हमने एक प्लान तैयार किया कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन बेड रिडन पेशेंट है उनकी पोजीशन हम हर 2 घंटे से चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या डियर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आपने देखा कि जब पोजीशन चेंज करते हैं तो बेड सोर के चांसेस कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, बेड सोर होते नहीं है। तो एक इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजंस विद साइंटिफिक एविडेंस। क्लिनिकल डिसीजंस को सपोर्ट करती है। जैसे बात करें सॉर थ्रोट, अगर पेशेंट को बार बार सॉर थ्रोट हो रहे हैं तो उसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब देखिए एंटीबायोटिक जो होती है, सॉर थ्रोट की बात करें, गले में खराश, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक दोगे या नहीं दोगे, अभी आपको डिसीजन लेना है। अब आपको डिसीजन लेना है कि सॉर थ्रोट के केस में एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो देखिए मोस्टली जो सॉर थ्रोट होते हैं वो कैसे होते हैं डियर, वायरल होते हैं। और रिसर्च बताती है कि एंटीबायोटिक जो होती है वो वायरल के अगेंस्ट काम नहीं करती। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है डियर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अगर सॉर थ्रोट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वहां पे आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करोगे तो उसका कुछ सेंस निकलेगा, उससे पेशेंट को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वायरस की वजह से तो वहां पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी, तो एंटीबायोटिक देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये डिसीजन लेने में कौन हेल्प करेगा आपको, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हेल्प करेगी। आप क्या करोगे, पता लगाओगे कि जो सॉर थ्रोट हुआ है उसका कारण क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है। तो अगर बैक्टीरिया आपको पता लगता है तो आप एंटीबायोटिक दोगे, और अगर वायरल है तो एंटीबायोटिक तो नहीं दोगे, एंटीवायरल ड्रग दोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। रिप्लेस आउटडेटेड प्रैक्टिसेस विद प्रूवन स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म हेल्थ पॉलिसीज।
इन्फॉर्म हेल्थ पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। जैसे अगर बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सर्वे करती है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, तो सर्वे भी क्या है, एक प्रकार की रिसर्च है। जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी में, जैसे कोलकाता हो गया या बॉम्बे हो गया या दिल्ली हो गया, ठीक है, इन सिटीज में अगर मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं या इन सिटीज में अगर अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण को पता लगाएगी पहले तो कि भाई क्या कारण है, ठीक है। और अगर कारण है तो वो कहेगी कि नहीं, इन सिटीज के अंदर, जैसे अभी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कारण पता लगाया कि कई सारे कारण है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, इसके अलावा मोटर व्हीकल की वजह से जो पॉल्यूटेड एयर बाहर आती है, ठीक है, वो भी पॉल्यूशन का मेन कारण है। इसके अलावा कई अदर रीजंस है, ठीक है। तो ये कारण पता लगाए। अब आप कहोगे सर आप पॉल्यूशन का एग्जांपल क्यों दे रहे हो, क्योंकि पॉल्यूशन भी एक हेल्थ कंसर्न है। पॉल्यूशन ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन जो है पता लगाया कि किन किन सिटीज में ज्यादा हो रहा है, कारण पता लगा ली, तो अब उसके कारण को दूर करने के लिए हम उन्हीं पर्टिकुलर जगह के लिए हम पॉलिसी प्लान कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर केस एरिया में हमको पता लगा कि कोविड के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर कोविड के या कोई वायरल डिजीज हो रही है तो हम वहां पर वायरल एंटीवायरल ड्रग की सप्लाई ज्यादा बढ़ाएंगे। जहां पर मलेरिया के केसेस ज्यादा हो रहे हैं वहां पे हम मलेरियल ड्रग की सप्लाई ज्यादा बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जहां पर वायरस के केसेस ज्यादा हो रहे हैं वहां पे हमने मलेरिया की भी दवाई भेज दी, और जहां पर मलेरिया के केसेस हो रहे हैं वहां पे हमने वायरल की दवाई भेज दी, तो एक मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो पॉलिसी बनाने में भी हमको हेल्प करती है, ठीक है। ये तो हमने कह दी लार्ज स्केल की बात, गवर्नमेंट लेवल की बात। हॉस्पिटल के अंदर भी हम लोग बात करते हैं। आपके हॉस्पिटल हाईवे के नजदीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन आपने देखा कि आपके पास तो फ्रैक्चर के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, एक्सीडेंटेड के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, अपना जो बजट है, अपना जो फोकस है, वो किस पर लगा दोगे, ट्रॉमा सेंटर को डेवलप करने में लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उस तरीके के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो आपका अटेंशन ट्रॉमा सेंटर की तरफ गया। वो क्यों गया? क्योंकि आपने देखा कि आपके पास ट्रॉमा के पेशेंट ज्यादा आ रहे, आरटीए के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस ज्यादा आ रहे है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लेकिन अब आपकी जो पॉलिसीज है वो मैक्सिमम किस पर फोकस करेंगी, ट्रॉमा सेंटर को डेवलप करने में। तो आपको कौन से मेडिसिन, कौन से इंस्ट्रूमेंट ज्यादा आपको परचेज करने पड़ेंगे जो कि आरटीए में हेल्प करते हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को मैनेज करने में हेल्प करते हो, उन पर आपका फोकस रहेगा। बाकी चीजों पर भी फोकस रहेगा, लेकिन आपका स्पेशल फोकस किस पर रहेगा कि इस तरीके के जो इमरजेंसी ड्रग्स और इक्विपमेंट्स हैं जो कि आरटीए में पेशेंट को, जो विक्टिम्स को हेल्प करने वाली है, उनकी कमी इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि आप जहां पे भी नजरें घुमाओगे वहां पे आपको एक एग्जाम्पल जरूर निकल के आएगा। बस आपका माइंडसेट एक रिसर्चर का होना चाहिए, इसलिए रिसर्च सब्जेक्ट को नर्सिंग के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो इसी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए रिसर्च को करिकुलम में डेवलप किया गया। सपोर्ट चेंजेस इन प्रोटोकॉल्स एंड केयर गाइडलाइंस। एडवांस नर्सिंग एजुकेशन के करिकुलम को अप टू डेट करने के लिए एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल्स इन स्टूडेंट। तो नर्सिंग एजुकेशन को भी हम डेवलप करना चाहते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि नर्सिंग इज ए प्रोफेशन और नॉट। देखिए, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में कई सारे अंतर हैं, लेकिन हम तीन अंतर की बात करेंगे। पहला है क्या? इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। दूसरा है बॉडी ऑफ नॉलेज, सेल्फ बॉडी ऑफ नॉलेज। और तीसरा है ऑटोनॉमी। ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज है किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी जॉब को प्रोफेशन डिक्लेयर करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तीन की बात करेंगे। पहला क्या? इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की ट्रेनिंग जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर दी जाती है। जैसे बीएससी नर्सिंग की बात करें या जीएनएम की बात करें, एमएससी नर्सिंग कोर्स की बात करें, आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग मिलती है, बाकायदा पूरा करिकुलम पढ़ाया जाता है आपको, और बाकायदा आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेट, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या डिग्री मिलेगी या
डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो है वो नर्सिंग पूरा करती है, पहला जो इसका फंक्शन है वो पूरा करती है। दूसरा है बॉडी ऑफ नॉलेज, नर्सिंग के पास खुद का नॉलेज है या नहीं। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें या फार्मेकोलॉजी की बात करें, ये सब्जेक्ट दूसरी डिसिप्लिन के, ये नर्सिंग के सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इनको क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नर्सिंग प्रोफेशनल अपडेट रहे, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब वो हॉस्पिटल में काम करने जाए, पेशेंट की देखभाल करने जाए और ये सब्जेक्ट्स के बारे में वो अनटच्ड रहे। ठीक है, तो प्रॉपर वो पेशेंट के बारे में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, इसलिए ये सब्जेक्ट नर्सिंग करिकुलम में इंक्लूड किए गए हैं। बात करते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज, नर्सिंग का खुद का बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा आपके पास 5 स्पेशलिटी सब्जेक्ट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड ऑब्स्टेटिकल एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, ये तो आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट ऑन्कोलॉजिक नर्सिंग, ठीक है, ओटी ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग, इसके अलावा कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग, ये आपके पास सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके पास बेसिक सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? आपके बॉडी ऑफ नॉलेज, ये आपका पर्सनलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब नर्सिंग के पास उसका खुद का बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं है। और इस बॉडी ऑफ नॉलेज को डेवलप करने के लिए हमको क्या जरूरी है डियर? रिसर्च। अगर आप रिसर्च करोगे तो ये जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो और रिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है डियर सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर, सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर, ये है। क्या हम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं पेशेंट की केयर करते वक्त? नहीं ले सकते। हम किसके डॉक्टर ऑर्डर्स पर रिलाई करते हैं? हाँ, हम किसके ऑर्डर पर डिपेंड होते हैं? डॉक्टर्स के ऑर्डर पर। अगर वो कोई ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमको उसको फॉलो करना है, तो वी आर असिस्टेंट। ठीक है, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑटोनोमसली, हम ऑटोनॉमी शो नहीं करते, हम पेशेंट की केयर में सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं करते। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हम वार्ड में जब हम काम करते हैं तो हम बिना पूछे इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर को, तो वो एक माल प्रैक्टिस है। ठीक है, वो एक इलीगल प्रैक्टिस है। आप चाहे सही काम कर रहे हो लेकिन वो अगेंस्ट द लॉ है, बिकॉज यू हैव नो राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर। और इस ऑटोनॉमी को लेने के लिए कंटिन्यूशन में प्रयास जारी है। हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम भी स्ट्रगल करेंगे और आने उसके बाद नेक्स्ट में आप भी स्ट्रगल करोगे ताकि ये ऑटोनॉमी हमको मिले। जिस दिन ऑटोनॉमी मिलेगी उस दिन हम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी कुछ हद तक इस ऑटोनॉमी को चैनलाइज करने के लिए हमारे पास कई कोर्सेज है। नर्स प्रैक्टिशनर्स का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ कोर्सेज देती है ताकि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सको। रूरल एरिया के अंदर, गांव के अंदर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो कोर्स है वो भी आपको कुछ हद तक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप 14-15 तरह की मेडिसिन आप दे सकते हो। ठीक है, जो बेसिक मेडिसिन है वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनी मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो ऑटोनॉमी की हम लोग बात करें, अभी तक नर्सिंग वार्ड के अंदर नर्सिंग के पास ऑटोनॉमी नहीं है, इसलिए नर्सिंग इज ए प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लेकिंग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ऑटोनॉमी के लिए हम लोग लेकिंग कर रहे हैं। और हम ऑटोनॉमी हमको कब मिल सकती है? जब हम अपने अंदर का कैलिबर शो करें, जब हम बताएं दुनिया को, जब हम बताएं सोसाइटी को कि नर्सेज कैन डू बेटर। ठीक है, नर्सेज कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, नर्स कैन डू बेटर जॉब्स फॉर द पब्लिक, कैन डू बेटर सर्विसेज, कैन प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द पब्लिक। जब हम अपना कैलिबर शो करेंगे, जब हम अपना पोटेंशियल शो करेंगे, तब हम तब हमको लगेगा कि हम एक्चुअल ऑटोनॉमी डिमांड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कब आएंगी? जब आप अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर के आओगे। ठीक है, जब आप प्रोफेशनलिज्म लेकर के आओगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऑटोनॉमी की माइंडसेट डेवलप होगा। ठीक है, तो कई सारी चीजें इसमें कई फैक्टर्स में काम करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च भी उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है डियर, तो ये हो गया नर्सिंग एजुकेशन का। उसके बाद करते हैं स्ट्रेंथन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एम्पावर्स नर्सेज टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन। हो सकता है आप के अंदर अगर रिसर्च माइंडसेट है, आप अगर कोई रिसर्च करते हो जो कि नर्सिंग के बॉडी ऑफ नॉलेज को इंप्रूव करती है, तो आपकी रिसर्च को बाकायदा उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो डियर? यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोफेशन, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो प्रैक्टिस की फील्ड में हो। तीन चीजों की बात है, हमेशा ध्यान रखना डियर, एजुकेशन, प्रैक्टिस और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नर्सिंग के। इन तीनों ही फील्ड में आप अपने प्रोफेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक है डियर, तो ये था हमारा टॉपिक कि नर्सिंग जो रिसर्च है उसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इससे हमको क्या हेल्प मिलेगी, स्टूडेंट को क्या क्या हेल्प मिलेगी, प्रोफेशन को क्या हेल्प मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने आज डिस्कस किया और वेरी ब्रीफ में लिया, लेकिन वो आपका एक माइंडसेट तैयार कर गया होगा कि प्रोफेशन होता क्या है। और इंडिया के अंदर नर्सिंग को भी हम प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है डियर, ऑटोनॉमी का ना होना। और ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर। तो आज की इस वीडियो को हम यही वाइंड अप करते हैं। हमारा टॉपिक बड़ा ही छोटा था, हमने पहले कहा था कि आज हम इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे फेसबुक पेज का लिंक है और ये आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वीडियो को पॉज करके इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली पेज तक पहुंच सकते हैं। आपको अगर कोई भी इनमें से वर्क रिक्वायरमेंट हो, इसमें कोई भी हेल्प चाहिए, डेटा एनालिसिस, मीडियन एसडी, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ग्राफ प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो इनमें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज एडिटिंग ऑफ रिसर्च विद सर्टिफिकेट, आपको हिंदी और इंग्लिश एडिटिंग अगर चाहिए वो भी आपको काम करके मिलेगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, पेज नंबर इंसर्शन, ग्राफ, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है वो भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसमें भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं या एमएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, दोनों ही केस में आप हमारे इस ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड लिंक तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके विनायक नर्सिंग एकेडमी नाम से सर्च करोगे तो वहां पे आपको ये ऐप मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। सबसे सस्ता ओनली 999। ठीक है, एक साल के लिए मात्र 999 रुपये में, आप लोगों के लिए ज़्यादा महंगा भी नहीं है। स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई टॉपिक यहाँ पे कम है। फिर भी कोई ऐसा छोटा मोटा टॉपिक जो कि आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हुआ और ये होना चाहिए, तो आप इसके बारे में भी हमें लिख सकते हैं, ऐप के अंदर लिख सकते हैं। विनायक नर्सिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो उस टॉपिक को अगर हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके उस ऐप के अंदर डाला जाएगा। हालांकि ऐसा चांस नहीं है कि कोई टॉपिक आपको नहीं मिले, सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। कोई सी भी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी हो आप वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एग्जाम के लिए सूटेबल है, हमारा जो वीडियो कंटेंट है हर एग्जाम के लिए सूटेबल है। ठीक है, एक बार विजिट जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।